36 सच से सामना और अरशद का दर्द। अगर अरशद ने मुझसे इन सब के बारे में पूछा तो मैं इन्हें क्या जवाब दूंगी। मैं तो सही से बोल भी नहीं पा रही, फिर भी मैं इन बारे में एक्सप्लेन कैसे करूंगी। सोचते हुए अनन्या ने अरशद को देखा। अरशद का चेहरा सख्त और कठोर था। उसकी काली गहरी आंखें सामने घुटनों के पल बैठे लोगों पर थी। क्या तुम इन सबको जानती हो? अरशद ने पूछा। उसका सवाल सुनकर अनन्या बेचैन हो गई। क्या अरशद को सब पता चल गया है? अचानक के इस ख्याल से अनन्या की रूह कांप उठी। उसने थूक निकला और गले पर जोर देते हुए उसने बोलने के लिए मुंह खोला। अरशद। बड़ी मुश्किल से उसके मुंह से यह शब्द निकले। उसकी आवाज़ फटी हुई थी। ऐसा लगा जैसे ये उसकी आवाज़ नहीं बल्कि सालों से बंद पड़े रेडियो की आवाज़ थी, जो बस अपनी उपस्थिति दर्शाकर फिर बंद हो गई। अरशद ने अनन्या को देखा। उसके होठ हल्के तिरछे खुले और उसके फेस पर एक कड़वी स्माइल आ गई। यह स्माइल उस थप्पड़ से भी ज्यादा डरावनी थी जो अरशद ने उसे 1 घंटे पहले मारा था। उसकी तपती नजरें खुद पर महसूस करते हुए अनन्या ने आंखें बंद कर ली। उसके गुस्से का अंदाजा वो अपने बाहों पर महसूस कर पा रही थी। माहौल बद से बदतर होता जा रहा था। ऐसा लग रहा था अरशद अभी उस लड़की की जान ले लेगा। वक्त की गंभीरता को समझते हुए डैनियल ने अरशद के सामने आया और सिर झुकाकर बड़ी ही शांति से कहा, बॉस, सारी तैयारी हो चुकी है। सारी तैयारी हो चुकी है? डैनियल के कहे शब्दों को दोहराते हुए अनन्या ने सोचा। उसे समझ नहीं आया डैनियल किस बारे में बात कर रहा है। उसने आंखें खोली और डैनियल को देखने के लिए सिर ऊपर उठाया कि तभी एक मजबूत पकड़ उसे जबरदस्ती खींचते हुए वहां से ले जाने लगी। अरशद बहुत जल्दी चल रहा था। उसने कदम से कदम मिलाने के लिए अनन्या को दौड़ना पड़ रहा था। उसने एक बार फिर बोलने की कोशिश की, तुम क्या? इतना कहते ही उसे खांसी आ गई और वो जोर जोर से खांसने लगी। छींक और खांसी उसके गले पर बहुत असर डालती थी। जब भी उसे खांसी होती उसे ऐसा लगता जैसे उसकी जान ही निकल जाएगी। फिर से उसकी बैठी हुई आवाज़ सुनकर अरशद के कदम रुक गए। उसने अनन्या को देखा और खुद को उसकी पीठ सहलाने से रोक नहीं पाया। जब अनन्या को कुछ राहत मिली तो उसने अरशद को देखा और उसके दिल ने धड़कना बंद कर दिया। जो आंखें हर वक्त प्राउड से चमकती रहती थी, जिन आंखों में हल्का सा गुस्सा देखकर भी सामने वाले की रूह कांप जाती थी, जिन आंखों ने कभी झुकना नहीं सीखा था, जिन आंखों में कभी किसी के लिए दया की भावना नहीं आई थी, आज उन आंखों में आंसू और पछतावा था। आज अरशद की आंखें गुस्से से नहीं बल्कि आंसुओं से लाल थी। 16 साल। वो 16 साल से हर वक्त उसके साथ थी। उसने उसका हर स्वरूप देखा था, मगर आज तक कभी उसकी आंखों में आंसू नहीं देखा था। उसकी आंखों में आंसू देख अनन्या खुद को रोक नहीं पाई और उसके गले लगकर रोने लगी। अरशद को सब पता चल गया है। अनन्या इस बात को समझ चुकी थी। वो उससे माफ़ी मांगना चाहती थी, उसे सब कुछ समझाना चाहती थी, पर उसकी किस्मत इतनी ज़्यादा खराब थी कि आज वो चाहकर भी कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। अरशद ने आंखें बंद की और डैनियल को बुलाया। डैनियल जल्दी से उसके पास आया। यस बॉस। अरशद की आंखें अभी भी बंद थी। वो अपने इमोशन किसी को भी नहीं दिखाना चाहता था। उसने अनन्या को खुद से अलग किया और कहा, इसे ले जाओ। यह सुनते ही अनन्या ने उसे कसकर पकड़ लिया। वो उससे दूर नहीं जाना चाहती थी। उसे खुद से दूर करते हुए अरशद ने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा, मैंने कहा इसे अभी के अभी यहाँ से ले जाओ। और यह कहते ही अरशद ने आंखें खोल दी। उसने अपने आंसू दबा लिए थे, जिससे उसकी आंखें और डरावनी लग रही थी। उसने गुस्से से अनन्या को देखा और फिर डैनियल को वहां से ले जाने का इशारा किया और खुद वहां से अपने रूम में चला गया। डैनियल ने अनन्या को देखा। उसकी आंखों में कई सारे सवाल थे जिनका वो जवाब मांग रही थी। हालांकि डैनियल ने कुछ नहीं कहा और उसका हाथ पकड़कर उसे एक रूम में ले आया। वहां पूरा कमरा मेडिकल इक्विपमेंट से भरा पड़ा था। साथ ही कई सारे मेल फीमेल डॉक्टर भी कमरे में मौजूद थे। उन्हें देखते ही अनन्या का बचा कुचा डाउट भी क्लियर हो गया। जाओ, बेड पर लेट जाओ, डैनियल ने कहा और खुद रूम के कॉर्नर में खड़ा हो गया। अनन्या धीरे धीरे बेड की तरफ कदम बढ़ाने लगी। उसे किसी भी चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसके जहन में बस अरशद का चेहरा घूम रहा था। उसे अपने तकलीफ से ज़्यादा तकलीफ अरशद की आंखों में आंसू देखकर हुई थी। उन आंसुओं की जिम्मेदार वो खुद थी।
और इसके शायद ही कभी खुद को माफ कर पाएगी। उसने कभी नहीं सोचा था सब कुछ ऐसे सामने आएगा। गिल्ट और पछतावे के साथ वो बेड पर लेट गई। वही विला के दूसरे रूम का लगभग आधे से ज्यादा सामान फर्श पर टूटा हुआ बिखरा था। वही अरशद सोफे पर सिर टकाकर बैठा था। उसकी आंखें बंद थी और उसकी आंखों के कोने से आंसुओं की बूंदें बाहर आ रही थी। पॉकेट में रखा उसका फोन लगातार बज रहा था। वही अरशद उन सभी लम्हों को याद कर रहा था जब अनन्या अचानक ही चुप हो जाया करती थी और कई कई दिनों तक उससे बात नहीं करती थी, उससे नाराज होने का नाटक करती थी, जब भी असल में वो अपना दर्द उससे छुपाती थी और कभी उसकी तकलीफ को समझ ही नहीं पाया वो। इन सभी ख्यालों के बीच उसके कानों में डेनियल की आवाज़ गूंजी, बॉस, क्या बचपन में अनन्या के गले में चोट लगी थी? अरशद ने मुठ्ठियां भींच ली और गुस्से में दांत पीसते हुए बोला, मिस्टर महेंद्र सिंघानिया, यह तुमने सही नहीं किया। मैंने तुम पर भरोसा किया और तुमने मेरे भरोसे के साथ खिलवाड़ किया। फ्लैशबैक, सिंघानिया पैलेस। अनन्या को कमरे से बाहर निकलकर जब अरशद वापस रूम में गया तो बेड पर रखा उसका फ़ोन बज रहा था। कॉल डेनियल का था। बोलो, फ़ोन रिसीव करते हुए अरशद ने कहा। दूसरी तरफ से डेनियल ने हिचकिचाते हुए कहा, बॉस, मुझे आपसे अनन्या के बारे में कुछ ज़रूरी बात करनी है। क्या मैं? डेनियल बोलते बोलते रुक गया, मगर अरशद को उसकी बात समझ में आ चुकी थी। उसने कहा, ऊपर आ जाओ। और ये कहने के साथ ही अरशद ने फ़ोन कट कर दिया और ड्रेसिंग रूम में रेडी होने के लिए चला गया। उसने कभी अनन्या के पीछे स्कूल कॉलेज में अपने आदमी नहीं लगाए थे, बल्कि उसने कॉलेज के प्रोफेसर और टीचर को अनन्या का ध्यान रखने का इंस्ट्रक्शन दिया था और हर वीकेंड वो कॉलेज के प्रोफेसर और टीचर के साथ 1 घंटे की मीटिंग करता था और अनन्या से रिलेटेड सारे अपडेट उसे मिल जाते थे। अरशद की ईशान के डैड मिस्टर अशोक कपूर से पहले ही बात हो चुकी थी। अशोक कपूर अनन्या के बारे में जानते थे और यही रीज़न था कि अनन्या से कोई भी टीचर मिसबिहेव नहीं करता था और ना ही उस पर कभी ज़्यादा प्रेशर बनाता था। मगर जब से उसको पता चला था कि ईशान ने अनन्या के ड्रेस पर 20 लाख रुपए स्पेंड किए, वो भी उसे बिना बताए, उसी वक्त उसने डेनियल को इस बारे में पता लगाने का ऑर्डर दे दिया था। जब वो ड्रेसिंग रूम से बाहर आया तो डेनियल उसके सामने खड़ा था। उसके हाथ में एक फाइल थी। वो काफ़ी घबराया हुआ था और परेशान नजर आ रहा था। रिस्ट वॉच को बैलेंस करते हुए अरशद सोफे पर बैठ गया और कहा, कहो, क्या पता चला है? इस पर डेनियल ने अपने हाथ में पकड़ी फाइल को देखा और एक लंबी सांस ली और बताना शुरू किया। उसने कहा, ईशान के दिल में अनन्या के लिए कोई फीलिंग नहीं है। अनन्या श्रुति की दोस्त है और किसी को भी उसके बारे में नहीं पता। ईशान बस अनन्या के बारे में जानना चाहता है। अनन्या को लेकर उसके कोई गलत इंटेंशन नहीं है। इस पर अरशद ने अपना सिर हिलाया और कहा, और कुछ? अरशद के इस सवाल से डेनियल के एक्सप्रेशन चेंज हो गए। उसने हिचकिचाते हुए पूछा, बॉस, क्या बचपन में अनन्या के गले में चोट लगी थी? डेनियल से अचानक यह सुनकर अरशद के कान खड़े हो गए। क्यों, क्या हुआ और तुम यह सब क्यों पूछ रहे हो? आईब्रो ऊपर चढ़ाते हुए अरशद ने पूछा। इस पर डेनियल थोड़ा रुक कर बोला, अनन्या को एसके कॉलेज ज्वाइन किए हुए 6 महीने हुए हैं और इन 6 महीने में वो 3 बार अनजान लोगों के साथ हॉस्पिटल जा चुकी है और इस काम में एसके कॉलेज का पूरा स्टाफ उसके हेल्प करता है। यह सुनकर अरशद के एक्सप्रेशन एकदम से चेंज हो गए। उसका फेस डार्क हो गया। लास्ट 6 मंथ में वो एसके कॉलेज के स्टाफ के साथ 6 बार मीटिंग कर चुका था, पर किसी ने इस बारे में उससे जिक्र तक नहीं किया था। अरशद कुछ पूछता इससे पहले ही डेनियल ने फाइल उसके सामने टेबल पर रख दिया और आगे कहा, सिर्फ एसके कॉलेज में ही नहीं, बल्कि इससे पहले अनन्या जिस स्कूल और कॉलेज में पढ़ती थी वहाँ पर भी डॉक्टर की एक टीम उसका चेकअप करने आती थी, डेनियल ने कहा और अरशद ने फाइल उठा ली। फाइल के पन्ने पलटते हुए अरशद के हाथ कांपने लगे। जिस लड़की की आंखों में उसे आंसू देखना बर्दाश्त नहीं था, असल में वो तो सालों से रो रही थी, असहनीय दर्द सह रही थी। फाइल अरशद के हाथों से छूटकर नीचे गिर गई। उसके हाथ कांप रहे थे। अपने बॉस को इस हालत में देखकर डेनियल परेशान हो गया। उसने कहा, बॉस, आप ठीक तो है? अरशद ने खुद को संभाला और कठोरता से कहा, क्या इन सब के पीछे मिस्टर सिंघानिया का हाथ है? यस सर, जवाब देते हुए डेनियल ने कहा। अरशद ने उसे वहां से जाने का इशारा किया और उसकी नज़र एक बार फिर नीचे फाइल पर रुक गई। फ्लैशबैक एंड।
एक तरफ अनन्या का चेकअप हो रहा था, दूसरी तरफ अरशद और बेरहम हो चुका था। वही सिंघानिया फैमिली निया को डिजाइनर ओनर के तौर पर मीडिया में भेजने की तैयारी कर रही थी और मेहरा निवास में सबके हलक का पानी सूख रहा था। वहीं श्रुति एक मुजरिम की तरह सिर झुकाकर एक कोने में खड़ी थी और रिवान श्रुति पर चिल्लाते हुए बोला, तुम्हें अंदाजा भी है तुमने कितनी बड़ी गलती की है? तुमने सालों से सोए हैवान को जगाने की जुर्रत की है।